सोचकर देखिए, हमारा जो संविधान है वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये 200 सालों के संघर्षों, बहसों और बदलावों का नतीजा है। इस तेजी से आगे बढ़ने वाले विश्लेषण में हम उन सभी जरूरी पड़ावों को देखेंगे जिन्होंने दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधान को आकार दिया है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकदम तैयार हो जाइए। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हम अपनी यात्रा ब्रिटिश राज के शुरुआती दिनों से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे भारतीयों की आवाज को धीरे धीरे सुना जाने लगा। 1935 के उस बेहद जरूरी एक्ट का विश्लेषण करेंगे जो हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी बना। और आखिर में संविधान सभा के उस शानदार सफर को जानेंगे। तो बस तैयार हो जाइए। हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से, जब एक व्यापार करने आई कंपनी धीरे धीरे एक शासक बनती जा रही थी। तो आइए उन शुरुआती कानूनों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने भारत में ब्रिटिश कंट्रोल की औपचारिक तौर पर नींव रखी। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। ये कहानी है कि कैसे कंट्रोल धीरे धीरे एक कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, और कैसे शासन का तरीका एक सिंपल रेगुलेशन से बढ़कर एक कॉम्प्लेक्स फेडरल स्ट्रक्चर में बदल गया। तो 1773 इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये पहली बार था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सीधा दखल दिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के मिसमैनेजमेंट पर लगाम कसने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया और 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित किया। मतलब ये पावर में एक बहुत बड़े बदलाव की बस शुरुआत थी। यहाँ एक पैटर्न पर ध्यान दीजिए जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। 1773 में थे बंगाल के गवर्नर जनरल और 1833 तक आते आते यही पद बन गया भारत का गवर्नर जनरल। अब ये सिर्फ टाइटल का बदलाव नहीं था, ये सत्ता का जबरदस्त सेंट्रलाइजेशन था, जिससे पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत और मजबूत हो रही थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। फिर आया 1857 का विद्रोह और उसके बाद सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने देना अब बहुत बड़ा जोखिम है। इसलिए 1858 के एक्ट ने कंपनी का राज खत्म कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में ले आए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो क्या उस वक्त भारतीय चुपचाप बैठे थे? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे भारतीय आवाज़ों ने धीरे धीरे सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनानी शुरू की, भले ही ये रास्ता बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा हुआ था। लेकिन ये सब हुआ बहुत बहुत धीरे। 1861 में भारतीयों को पहली बार काउंसिल्स में जगह मिली, लेकिन सिर्फ सलाहकार के तौर पर। 1892 तक आते आते उन्हें बजट पर बहस करने और सवाल पूछने का अधिकार मिला। हर कदम एक छोटी सी जीत तो थी, लेकिन पूरी तरह से स्वशासन अभी भी एक दूर का सपना था। अब ये जो शब्द है पृथक निर्वाचक मंडल, इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधारों के तहत इसे लाया गया और इसने वोटर्स को धर्म के आधार पर बांट दिया। हालांकि इसका मकसद अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देना था, पर कई लोग मानते हैं कि इसने भारतीय राजनीति में बंटवारे के बीज बो दिए, जिसके नतीजे बहुत दूर तक गए। और यहाँ एक और मुश्किल कॉन्सेप्ट आता है, द्वैध शासन या डायरकी। 1919 में लाया गया यह सिस्टम प्रांतीय सरकार को दो हिस्सों में बांटता था। फाइनेंस और पुलिस जैसे जरूरी विभाग गवर्नर के पास रिजर्व्ड थे, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कम जरूरी विभाग भारतीय मंत्रियों को ट्रांसफर्ड कर दिए गए। ये सत्ता को साझा करने का एक अजीब और कह सकते हैं एक असफल प्रयोग था। और अब हम आते हैं इस पूरी टाइमलाइन के सबसे जरूरी एक्ट पर। एक ऐसा एक्ट जो इतना बड़ा था कि इसके कई हिस्से सीधे आज़ाद भारत के संविधान में कॉपी कर लिए गए थे। ये लाइन इस एक्ट के महत्व को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसमें ऐसा था क्या? इन फीचर्स को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। 1935 के एक्ट ने हमें हमारा फेडरल स्ट्रक्चर दिया, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा यानी यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट दी, और यहां तक कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी की देन है। आज़ाद भारत के संविधान निर्माताओं ने इन आइडियाज को सीधे इसी एक्ट से उठाया था। और फिर 1947 में आज़ादी मिली। अब काम ब्रिटिश कानूनों में फेरबदल करने का नहीं था, बल्कि एक नए देश के लिए एक बिल्कुल नया संविधान लिखने का था। तो ये सफर शुरू हुआ 1946 में। 9 दिसंबर को इनकी पहली बैठक हुई, जिस पर देश के बंटवारे का साया मंडरा रहा था। करीब 3 साल की जबरदस्त बहस और चर्चा के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और आखिर में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया और भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। और ये सब दो महान लोगों के बिना मुमकिन नहीं था,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो असेंबली के अध्यक्ष थे, उन्होंने इतनी बड़ी और अक्सर गर्मागर्म बहसों को सही दिशा दी। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी कानूनी समझ से फाइनल डॉक्यूमेंट को आकार दिया। देखिए, जो हमारे संविधान निर्माता थे वो बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं कर रहे थे। वो आर्किटेक्ट्स की तरह थे जो दुनिया भर से सबसे अच्छे आइडिया और स्ट्रक्चर चुन रहे थे ताकि एक ऐसी इमारत बना सकें जो खास तौर पर भारत के लिए बनी हो। ये टेबल तो एग्जाम्स के लिए एक सोने की खान है। देखिए, हमने यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, लेकिन अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया। आयरलैंड ने हमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए, जो एक कल्याणकारी राज्य का रास्ता दिखाते हैं। मतलब ये कोई कट पेस्ट का काम नहीं था, ये अलग अलग आइडियाज को भारत की जरूरतों के हिसाब से ढालने का एक बेहतरीन उदाहरण था। चलिए, अब रैपिड फायर रिकैप का समय है। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ कुछ ही बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। ये है आपका लास्ट मिनट का रिवीजन। ब्रिटिश काल से अगर सिर्फ एक एक्ट याद रखना हो तो वो है 1935 का एक्ट। ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स था और ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। इस सीक्वेंस को याद रखने में दिक्कत हो रही है तो इसे एक कहानी की तरह सोचिए। कहानी शुरू होती है रेगुलेशन 1773 से, फिर क्राउन रूल 1858 के साथ मजबूत होती है, फिर सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 और डायरकी 1919 से थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। 1935 में एक ब्लूप्रिंट पर पहुंचती है और आखिरी में 1950 में गणतंत्र बन जाती है। और जाते जाते एक सवाल, 1935 के एक्ट की कौन सी ऐसी विरासत है जो आज के भारत को सबसे ज्यादा परिभाषित करती है? क्या वो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है जो केंद्र और राज्यों के रिश्ते को तय करता है? क्या वो RBI है जो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाता है? या फिर वो शक्तियों का बंटवारा है जो हमारे शासन की नींव है? सोचिएगा जरूर।